हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल। तो हम जानेंगे कि सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है यह बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का। तो पहले हम जानेंगे कि इसका डिस्कवर कैसे हुआ। तो सेल को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था, जब वह स्टडी कर रहे थे बॉटल कॉर्क पर। बॉटल कॉर्क जो होता है यह एक बार्क टिश्यू होता है जो कि ट्री के थ्रू डेवलप किया जाता है। जब उन्होंने अपने खुद के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसे देखा तो उन्होंने पाया कि कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स या फिर रोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसे उन्होंने सेल का नाम दे दिया। बट उनका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्निफिकेशन पावर काफ़ी लो थी या फिर काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसके बारे में डिटेल जानकारी या फिर इसे डिटेल में नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने इसे नॉन लिविंग कह दिया। देन फर्दर ल्यूवेनहॉक ने इस पर स्टडी किया और उन्होंने जब अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसे देखा तो उन्होंने पाया कि इसमें मूवमेंट हो रहा है, इट मीन्स इसमें मोबिलिटी है। देन उन्होंने इसे लिविंग कहा और उनका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसका मैग्निफिकेशन पावर काफ़ी हाई था रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में। तो अब हम देखते हैं कि सेल क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो सेल जो होता है यह, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेल जो होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का। बॉडी कंटेन सेवरल बिलियन सेल्स विद डिफरेंट साइज एंड शेप एंड फंक्शन। तो सेल जो होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का, और जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल्स को कंटेन की रहती है, लगभग बिलियंस में, जो कि मतलब जितने भी सेल्स होते हैं उनका साइज, शेप और फंक्शन जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सेल जो होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का, और बॉडी जो होती है बिलियंस में सेल को कंटेन करके रखती है, जिसके साइज एंड शेप डिफरेंट होते हैं और फंक्शन भी। उसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल। सेल कैसे डेवलप होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है ओवम और यह है स्पर्म। तो जब ओवम यानी फीमेल सेल और मेल सेल जब उनका फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देन इससे सेल फॉर्म होती है। तो जैसे कि जो ओवम होता है वो हैप्लॉइड सेल होता है और स्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड सेल होता है, और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तब ये डेप्लॉइड हो जाते हैं। इट मीन्स हैप्लॉइड सेल जिसमें कि 26 क्रोमोजोम्स होंगे और डेप्लॉइड जिसमें 46 क्रोमोजोम होंगे। और हैप्लॉइड सेल जो होता है उसे एन से डिनोट करते हैं, एंड जो डेप्लॉइड सेल होता है उसे 2n से डिनोट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। उसके बाद देखिए कि सेल बॉडी कैसे बनाती है, मतलब यह प्रोसेस क्या है इसका सेल से बॉडी बनने का या ह्यूमन बॉडी बनने का। ठीक है, सेल कैसे बेसिक यूनिट है इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेल है, यहाँ बहुत सारे टिश्यूज को मिलकर के, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और देन बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम है। तो जितने भी सिस्टम्स आते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं, और सारे सिस्टम्स मिलकर के ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और आगे देखते हैं सेल थ्योरी। सेल को लेकर के क्या क्या थ्योरी है। तो जो सेल थ्योरी है ये स्लाइडेन और सोन के द्वारा डेवलप की गई है, या उन्होंने बताया है इसके बारे में, कुछ थ्योरी दी है। तो फर्स्ट थ्योरी है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल्स के थ्रू बनते हैं या सेल्स से बनते हैं और उनके प्रोडक्ट्स से। और न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल्स डिवाइडिंग इनटू 2। और जो भी न्यू सेल्स क्रिएट होते हैं, फिर जो भी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो ओल्ड सेल्स के डिवीजन से होता है या डिवीजन के बाद होता है। और सेल्स आर, थर्ड पॉइंट है, सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और सेल्स जो होती हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं लाइफ की। जैसे कि जब कोई मकान बनते हैं तो उसमें जो बेसिक ब्लॉक होता है वो होता है ब्रिक्स होती हैं, यानी ईंटें होती हैं। एक एक ईंटों से करके एक पूरा मकान बनता है। वैसे सेल जो होती हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं लाइफ की। उसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड मॉडर्न थ्योरी क्या है। तो मॉडर्न थ्योरी जो है वो है
एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। तो एक इंडिपेंडेंट सेल में क्या अंदर एक्टिविटी हो रही है, मतलब उसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी टोटल क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। मतलब जैसे कि एक इंडिपेंडेंट सेल है तो उसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी टोटल क्या परफॉर्म कर रही है, कैसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि एनर्जी लो फ्लो ऑकर्स इन सेल थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय रेस्पिरेशन। तो आप जानते हैं कि सेल्स जो होती है उसमें एनर्जी फ्लो करता रहता है या एनर्जी होती है थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके ब्रेकडाउन के से बाय द रेस्पिरेशन के थ्रू। सेल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। और सेल्स जो होते हैं वह इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं जो भी न्यू सेल्स के क्रिएशन में आवश्यक होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इन डीएनए। सेल्स जो होती हैं उनके डीएनए में जो भी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होते हैं वही पाए जाते हैं। सेल्स का जो न्यूक्लियस पार्ट होता है उसमें डीएनए कंटेन होता है, जो कि जिसे हम डीएनए एनालिसिस जब करते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये हमारे मदर फादर हैं या उनके बच्चे हैं, ऐसा करके जो भी डायग्नोसिस होता है या जो भी एनालिसिस होता है तो जो न्यूक्लियस होता है सेल का उसी के थ्रू उसी में डीएनए कंटेन होता है। उसके बाद देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है एंड कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है यह एक कवरिंग होती है सेल की, जो कि उसको बाहर से कवर की होती है। और न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लाइक एज यह एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलियस हो गया एंड देन आपका जो ये वाला पार्ट है ये है सेल मेम्ब्रेन, ये वाला जो पार्ट है ये है न्यूक्लियस और ये वाला जो पार्ट है ये है न्यूक्लियोलस, जिसे जो सेल न्यूक्लियस के अंदर होता है। और इसमें कुछ फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, जैसे कुछ फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ऐसे होता है एंड देन ऐसे होता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये 2 टाइप्स में होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक जो होता है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में एक एक करके, जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में बस आज हम थोड़ा बहुत इसमें समराइज करेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। मैंने बताया कि एक कवरिंग होती है सेल की जो उसे आउटसाइड से, मतलब कि उसे उसके सराउंडिंग, सेल के सराउंडिंग में होती है और इसे कवर करके रखती है। न्यूक्लियस जो होता है यह सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एंड जो साइटोप्लाज्म होता है यह एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि सेल में होता है और ये सभी सेल्स के जितने ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन बनाने का कार्य करता है। एंड सेल ऑर्गेनल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एटीपी को कंटेन करके रखता है। एटीपी जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल नेम होता है। उसके बाद देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें प्रोटीन होती है और वहां से वह प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं गोल्गी या गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस जो होता है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को रिसीव करता है और उसे मॉडिफाई करता है, पैक करता है, और जो भी जिन सेल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो उसे ट्रांसपोर्ट करता है या उसे भेजता है। इसलिए हम इसे पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, गोल्जी अपरेटस को। उसके बाद देखते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो होते हैं यह प्रोटीन फैक्ट्री होती है जो कि प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है, मतलब इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स, जो कि राइबोसोम्स को जो कि प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद देखते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होता है इसे हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये जो होता है जितने भी डेड सेल्स, मतलब सेल्स डेड हो जाती हैं उनको ये इनगल्फ कर लेता है या ईट कर लेता है, इस वजह से इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं।
जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो है वो है आपका सेल मेम्ब्रेन, ये जो है आपका ये जो है आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियोलस दिख रहा है। इसमें मतलब सारी चीज़ों को इंडिकेट किया गया कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गोल्जी ऑपरेटस है, एंड देन ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा। एंड देन हम आगे देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है सेल का। ओके, फंक्शन ऑफ सेल। तो सेल जो होता है ये प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, मतलब जो सेल होता है यह पूरी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंड फैसिलिटेट, सेकंड है कि फैसिलिटेट ग्रोथ। तो जो सेल होता है यह एक मतलब सेल जो होता है डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है और देन फर्दर डिवाइड हो के माइटोसिस या म्योसिस के थ्रू पूरी होल बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। मतलब कि नॉर्मली आप जानिए कि फैसिलिटेट ग्रोथ मतलब कि जैसे कि एक सेल जो होगा वो डिवीजन होगा तो 2 सेल्स बनाएगा एंड देन फर्दर डिवाइड होकर के माइटोसिस या म्योसिस के थ्रू हमारी बॉडी को ग्रो करता है और डेवलप करता है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक एज ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब जो भी नीडेड चीजें होती हैं उनको वो एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद है नेक्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो द माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हमने बताया कि यह एनर्जी को प्रोवाइड करता है सेल्स को, तो यह एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है और ये पूरे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखते हैं एड्स इज रिप्रोडक्टिव। तो एड्स इज रिप्रोडक्टिव मतलब कि ये रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन, तो ये रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ओवम और स्पर्म मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये ओवम और स्पर्म जो है सेल्स होते हैं और ये जब एक दूसरे से मिलेंगे तो स्पर्म जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा देन एक बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी का डेवलप होगा या एक ह्यूमन बॉडी की का फॉर्म होगा। तो एक बार इसके फंक्शन को हम फिर से देख लेते हैं। तो पहला है कि प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। तो जो सेल होता है वो हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट था कि फैसिलिटेट ग्रोथ। तो सेल जो होता है यह एक मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। जैसे कि जब एक सेल्स हैं वो टू सेल्स में डिवाइड होंगी, देन फर्दर डिवाइड होकर के वो माइटोसिस या म्योसिस के थ्रू एक बॉडी को ग्रोथ करेंगी, मतलब एक बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएंगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब सेल जो सेल होता है मतलब जो भी जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है और मतलब कि ये सब्सटेंस तो पूरी होल बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन इसे कैसे एनर्जी मिलती है या इसे कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये देखते हैं कि सेल डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब जब डिफ्यूजन होता है तो उसके थ्रू यह अपने सब्सटेंस लेता है। जैसे कि कोई भी उसे न्यूट्रिएंट्स की नीड है देन वो डिफ्यूजन के थ्रू अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट है कि एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये सेल में प्रेजेंट होती है और ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हो रहा था, देन माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल का ही एक ऑर्गेनल है, इसलिए इसे एनर्जी प्रोडक्शन का भी सेल काम करता है। एड्स इन रिप्रोडक्शन। तो एड्स इन रिप्रोडक्शन है कि ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स ओवम और स्पर्म जब मिलेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिपीट करके देखें, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।